इंटीग्रेशन बेसिकली आपके पास है क्या? इंटीग्रेशन आपके पास ये कह सकते हैं, इंटीग्रेशन इज सेम एज एंटी डेरिवेशंस, एंटी डेरिवेटिव्स या एंटी डिफरेंशिएशंस, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, dy ओवर dx, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि अगर मैं इसमें डेरिवेटिव आपके पास डिफरेंशिएशन dy ओवर dx है, अगर मैं इसका अपोजिट लूँ, इसका अपोजिट आपके पास क्या होगा, एक y इक्वेशन, सिंपल एक y इक्वेशन, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कि ये प्रोसेस जब मुझे y से, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, एक मेरे पास y है, एक इक्वेशन मेरे पास y इज इक्वल टू समथिंग, और फिर उस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ, डिफरेंशिएशन अप्लाई करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है, dy ओवर dx हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये आपके पास क्या प्रोसेस कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है डिफरेंशिएशन टॉपिक प्रोसेस कहलाता है। और अगर हम इस प्रोसेस से रिवर्स करेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, या इस प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। ओके, तो अब पहली तो ये चीज हो गई। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहली तो चीज ये समझ लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे सपोज के अगर हमें इधर बात कर ले, इसको एक दफा अगर लिख ले, आपके पास एक इक्वेशन है y, और इस y से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाएगा आपके पास, इस पे हम कह रहे हैं कि इस पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगी। अच्छा, ये dy ओवर dx इट्स अ जनरल, नॉर्मली हम dy ओवर dx ही अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू t, इट डिपेंड। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है, इस पे जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का वेरिएबल आपके पास क्या है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास जब हम इसको रिवर्स करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको आपके पास ये बिल्कुल प्रोसेस, अगर डिफरेंशिएशन जा रहा है y टू dy ओवर dx, dy ओवर dx टू y के ऊपर जब जाएंगे, तो हम इसको ये कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, फिर इसके फॉर्मूले के ऊपर जाएं, तो इसके जो फॉर्मूले आपके पास गिवन है, इंटीग्रेशन के ऊपर बात करें, इसके जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है, फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, ऐसा साइन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रहा है किसी बेस पावर के ऊपर, अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है आपका किसी बेस पावर के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास ये है, वो ये कहता है कि मेरी पावर में 1 प्लस ऐड करें, और वही पावर नीचे लिखे या डिनोमिनेटर में लिखे। ओके, ऐड 1 in the power and write the power in denominator, उसमें नॉमिनेटर में हम लिखते थे जो भी आपकी पावर होती थी, और उसमें हम माइनस करते थे इंटीग्रेशन में और डेरिवेशन डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, और नॉमिनेटर में नहीं लिख रहे हैं, हम इसे कहाँ पे लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्लस सी वर्ड यहाँ पे आपका यूज बहुत ज्यादा होगा, वो आपके पास क्या होगा, प्लस सी होगा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, दूसरा फॉर्मूले पर आए, तो वो है कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई कोफिशिएंट है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बेस पावर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप उस कोफिशिएंट को बाहर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे कोफिशिएंट जब बाहर जाएगा, तो फिर इस पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये के, और फिर सेम टू सेम वही चीज हो जाएगी, मेरी पावर में एक ऐड करें, और वही पावर आप क्या लिखे, डिनोमिनेटर में लिखिए प्लस सी के साथ। प्लस सी एक कांस्टेंट नंबर है विच इज अननोन, और वो हम सेकंड एक्सरसाइज जो होगी इस बुक की, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है इसमें। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन, इसका जो थर्ड है, थर्ड में आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हो, या दो डिफरेंट वेरिएबल्स वगैरह हो,
तो आपके पास कोई डिफरेंट फंक्शंस हो या डिफरेंट टर्म्स आपके पास यूज हो रही हो, तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई होता है टू डिफरेंट टर्म्स पे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि एक हो आपके पास x है, एक यहाँ पर मैं, या इसको मैं इस तरह इजी वे में लिख दूं, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स, और ये ओवरऑल फंक्शन पे डी एक्स अप्लाई होता है, तो ये क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, कुछ भी हो सकता है, प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई ऑन जी एक्स डी एक्स। इसकी एक एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, ताकि ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करूं, ऐसा हो सकता है कि और इवन यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी जो एग्जाम्पल आपके पास है वो ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें एक और चीज ऐड कर देती हूँ, इसमें कोफिशिएंट को भी ऐड कर देती हूँ, ताकि आपको कोफिशिएंट के थ्रू चले, मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। तो अब इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स हो, तो दो डिफरेंट फंक्शंस हो, आप उस पर अलग अलग इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप डेरिवेशन को अप्लाई करते थे, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर आप इस फॉर्मूले देखिए, मेरी पावर में देखिए, पहले मैंने क्या किया, इसको अलग अलग लिख दिया, अब क्या है, मेरी पावर में एक जमा करो, वही पावर नीचे लिखो, प्लस मेरी पावर में एक जमा करो 2 + 1, और वही पावर आपको क्या लिखनी होगी, नीचे लिखनी होगी, ओके, प्लस सी के साथ आपको लिखनी होगी इसमें। तो यहाँ पर 2 + 1 होगा आपके पास, और वो डिनोमिनेटर में भी आपको लिखना होगा 2 + 1 प्लस सी के साथ, प्लस सी एक आपके पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के रीजन फिर आपको थोड़ी देर में बताएंगे ये सी है क्या चीज, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास x4 + 4 + x³ + 3 + c, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास एक डिफरेंट अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपके पास एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में आपके पास क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट आ जाए, ये इसके बेसिक्स फॉर्मूले, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा हो, जैसे कि 5x² या 5x लिख लेते हैं, 5x प्लस x4 dx। सबसे पहले क्या होगा, और जैसे यहाँ पर आपके पास प्लस है, इसकी जगह पे मैं माइनस यूज कर लेती हूँ, ताकि आपके पास एक डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या होगा, इंटीग्रेशन आपका बारी बारी अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन पहले दोनों अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई होगा। स्टेप्स देख लीजिए, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ है x4 dx, पहली जो चीज ही हो जाएगी। सेकंड आपके पास इसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट है आप इसको बाहर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x dx माइनस ये x4 dx। अब आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब देखें 5 x पे पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे पावर 1 होती है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय, अब आपकी मर्जी, आप इस तरह 1 + 1 लिख दें या 2 लिख दें, इट्स अप टू यू, अगर आपको एक बात समझ में आ गई हो तो। यहाँ पर आपके पास लेकिन ये शो कर दें 4 + 1 = 5, आप इस तरह लिख सकते हैं, प्लस सी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए आपके पास, प्लस सी होना चाहिए। बस फिर लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, 5/2 x² माइनस 1/5 x5 प्लस सी, आपके पास ये हो गया इंटीग्रेशन। सिंपल सी, बस इतनी से इसके में ये रूल यूज हो रहे हैं। प्लस सी एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास, यानी अब एक बात समझ में आ गई है, अगर मुझे, मेरे पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है dy/dx
और अगर मुझे इस dy/dx को हटाना है, एक तो मेरे पास साइन तो ये आ गया। अब पहली तो चीज देख लें, अगर मुझे इसमें dy/dx को रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx xn, अगर मुझे इसके dy/dx को रिमूव करना है तो इसका रूल आपके पास क्या होगा? इसका रूल ये होगा कि मेरी पावर में आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करें, और अगर आपको इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए क्या होगा? मेरी पावर में जब वो प्लस करें और वही पावर आप डिनोमिनेटर में लिखें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है x5, जैसे कि अगर इसको हम यूं भी इसके एग्जांपल्स अगर इस पर देखूं, dy/dx मेरे पास एक डेरिवेटिव फंक्शन है और ये है मेरे पास x5, डेरिवेटिव इसका ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब मैं बोलूँ नहीं, मुझे इसमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब अगर आपके पास ये डिफरेंशिएशन से मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट y पर जाना है, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड बात है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी। और इंटीग्रेशन रूल क्या होता है? बेस पावर का रूल क्या है? मेरी पावर में एक जमा करो, अब मेरी पावर में एक जमा करो और वही पावर क्या लिखो? नीचे लिखो। अब आपकी मर्जी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5+1, आपकी मर्जी आप इस तरह डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपकी मर्जी आप इसको डायरेक्टली भी लिख दें, आपकी मर्जी, लेकिन नॉमिनेटर में आप इसको शो कर दें कि आप स्टेप क्या कर रहे हैं। जैसे उन्होंने फॉर्मूले में भी इन्होंने प्रॉपर्टी आपको बताया y इज इक्वल टू x6 डिवाइडेड बाय 6, या ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/6 डॉट x6, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है उसको हम इस तरह शो करते हैं। इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इस तरह शो होता है। ओके, फिर यहाँ पर आपके पास इन्होंने फॉर्मूला, पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपको यही बताया कि अगर आपके पास बेस पावर है। अच्छा, एक और मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसको ये जो मेरे पास ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन प्रोसेस को कहते हैं, ये कहलाते हैं इंटीग्रल कहलाते हैं। और ये जो इंटीग्रल है इसको मैं क्या कहती हूँ? इनडेफिनेट इंटीग्रल कहती हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन में ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या कहती हूँ? इनडेफिनेट इंटीग्रल कहती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर बेस पावर है तो क्या हुआ? मेरी पावर में एक जमा करो और वही पावर नीचे लिखो, पहला रूल। सेकंड रूल क्या था आपके पास कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट यूज हो रहा है, अगर आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज हो रहा है तो उस कांस्टेंट को आप सबसे पहले बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन से आप बाहर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और रूल जो हम लोग ने थर्ड रूल क्या पढ़ा था, थर्ड रूल आपके पास क्या था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, दो डिफरेंट टर्म्स आपकी ऐड या सबट्रैक्ट हो रही है, तो आप उनको अलग अलग करके लिख दीजिए। ओके, ये आपके इसमें रूल्स है। अब यहाँ पर आपके पास ये बेसिक्स है, बिल्कुल स्टार्ट है, चैप्टर का स्टार्ट है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में देखिए, फर्स्ट तो इन्होंने ऐसे ही बता दिया कि अगर आपसे बोला जाए कि dy/dx आपके पास गिवन है, आप dy/dx में आप डायरेक्टली मुझे क्या बताइए? फाइंड द y टर्म, y की वैल्यू बताइए। ये सब अभी आपकी प्लॉटिंग हो रही है, आपको समझाया जा रहा है, और वो हम लोग पहले से लास्ट क्लास में इससे पहले हम कर चुके हैं कि dy/dx गिवन है विच इज इक्वल टू x3। अब क्या करना है, आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं, y की वैल्यू पूछ रहे हैं। dy/dx को मैं कैसे y करूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि dy/dx इज इक्वल टू x³ है, तो मैं यहाँ पर इसको ले जाऊं कि y इज इक्वल टू dx और x³ करूं, फिर डिवाइडेड बाय d करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो dy/dx को अगर मुझे y में चेंज करना है तो इसका मतलब है कि इट इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको अगर मुझे नॉर्मल इक्वेशन पे लेके जाना है, dy/dx का मतलब होगा ये किस प्रोसेस से हम लेके जाएंगे? इंटीग्रेशन प्रोसेस। और इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर बेस पावर है तो आप क्या करेंगे? पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास ये फ्रैक्शन में, तो आप सबसे पहले बिल्कुल सेम एज ए डिफरेंशिएशन की तरह, क्योंकि हमें फॉर्मूले सिर्फ लिमिटेड, इन्होंने 2-3 फॉर्मूले आपको बताए हुए, आप पहले इसके डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसमें आप इसको सेम पहले एक सिंगल बेस बनाएंगे, x⁻1 इंटू x1/2। आप इसको किसमें चेंज करेंगे? 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू x3/2। अब जाके कहीं इस पे क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, या तो आपके पास आगे जाके आप सिर्फ और सिर्फ इसी शेप को देखेंगे, इंटीग्रल को देखेंगे, लेकिन स्टार्ट में आपके पास 8A में 9A में स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म्स आपके पास गिवन होंगी,
उसके बाद आपको इसमें क्या करनी होगी, आपको वर्किंग करनी होगी। ओके जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है dy over dx, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ x, आपको बताना है 1 over x स्क्वायर आपके पास गिवन है। ये इसकी तो वैसे आपके पास ये एग्जांपल्स गिवन है, तो इसको आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है f डैश x, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, fx फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, और आपसे बोले अब हमें f of x बताइए, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल आपके पास, ठीक है। और डायरेक्टली फिर उन्होंने वर्क एग्जाम्पल एक और बताइए जिसमें डायरेक्टली उन्होंने इंटीग्रल पार्ट आपका यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए क्या कर रहे हैं, पहले हम इसे सॉल्व करें, फिर उसके बाद फिर इसमें हम क्या करें, इंटीग्रेशन अप्लाई करें। ओके, जैसे कि इसमें अगर मैं कोई क्वेश्चन पर जाऊं, जैसे मैं इस वाले फर्स्ट इस पर देख लेती हूँ, इसमें उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, इस क्वेश्चन 2 में उन्होंने बोला है कि आपके पास ये हम दे रहे हैं, आपके पास ये गिवन है, इसको मैं डायरेक्टली अगर इस पे करूं, ये आपके पास गिवन है, और इस पे आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन में लेके जाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको तो पहले आप लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है, पहले मैं इसका क्वेश्चन देख लूंगी, 2x³ प्लस 8x² प्लस 6x। अगर आप यहाँ पर देखें इसको, एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास ये जो इन्होंने ये क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है, f of x is equal to 2x³ प्लस 8x² और प्लस 6x, ये आपके पास गिवन है। जब ये आपके पास गिवन है तो आप इसमें आप देखेंगे कैसे होगा। इसमें सबसे पहले आप पहले तो इसको इसकी टर्म को खत्म कर दें, ये डिनोमिनेटर है, इसको पहले नोमिनेटर पे लेकर आ जाइए, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, -2 प्लस 6x। अब जब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन जब आपका इस पे अप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, अभी इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो हम इसमें शो भी नहीं कर रहे। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि कांस्टेंट पे कुछ भी नहीं होगा, जो कोफिशिएंट जो है उस पे कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर वर्किंग हो जाएगी, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। ओके, यहाँ पर देखिए 8x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस 6 और x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ओके, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा x -2 अब आप इसको फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो चुका है। अब जैसे ये f मेरे पास f डैश x था, f डैश x का मतलब होगा दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव से ये सिंपल फंक्शन f ऑफ x फंक्शन हो गया। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर चुकी हूँ इस स्टेप में जाते आते। ये हो जाएगा आपके पास x, और ये हो जाएगा आपके पास x -1 डिवाइडेड बाय -1, और ये हो जाएगा आपके पास 6x² डिवाइडेड बाय 2। और अब इसको और इसमें कर लीजिए, इसको और सॉल्व करके देख लीजिए, -2 आपका कैंसिल, और ये हो जाएगा -1। अब ये x -2 है बेटा, यहाँ पर आपके पास 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, x -2 है, डिनोमिनेटर में जाके ये हो जाएगा x² प्लस -8, और ये हो जाएगा आपके पास x, क्योंकि ये -1 है, डिनोमिनेटर में जाके +1 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास +3x²। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, एक और जो चीज आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे उसी स्टेप पे +c जरूर लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास +c होना जरूरी है। फिर इंटीग्रेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले नहीं आते, आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है, तो आप सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइएगा। जैसे कि अगर आप इधर आ जाइए, आप पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 और x + 4x। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये अगर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x + 1 x + 4 dx
सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंटीग्रल, मैंने इंटीग्रल पार्ट इसमें यूज कर लिया और इस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 और ये हो जाएगा dx। फिर ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। इंटीग्रेशन जब हम इस पर अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए दो चीजों का रूल्स क्या है, पहले आप बारी बारी कर लें एक्स स्क्वायर प्लस dx। थोड़ा सा अगर आप लोग डायरेक्ट स्टेप पे जा रहे हैं तो जो कोफिशिएंट है, जब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ 5x पे, तो कोफिशिएंट को मैं बाहर लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट मेरा बाहर चला जाएगा। 4x dx, इसमें कोफिशिएंट आपका बाहर और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, dx रह गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 5। देख लीजिए स्टेप्स, देख लें, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटीग्रेशन के स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास होगा 1 + 1 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पर ये 4। और देखिए अगर मैं इसमें एक चीज देखूं तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ये क्या है, x = 0। तो ये क्या होगा, जब कुछ भी नहीं होता तो x की पावर 0 भी हो सकती है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1 और 0 + 1 और प्लस c के साथ। तो आपके पास जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2 + 1 = 3, तो 1/3 x³ प्लस 5/2 x² प्लस 4x, क्योंकि 0 + 1 which is equal to 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आपके पास इसका हो जाएगा। क्या किया, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन अप्लाई करना है तो यानी हमें रिवर्स में किस पे जा रही हूँ, मेन इक्वेशन की तरफ जा रही हूँ। और जब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई को पहले मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया। जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या किया मैंने, x - 3। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगी। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी आपके पास, x² - 6x + 9, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊं, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं, तो यहाँ पर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, अगर आप एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है √, यहाँ पर ये क्यूब रूट x है और ये लिखा हुआ है x² + 1 और dx। देखिए मुझे अब नहीं पता, मैं मल्टीप्लाई तो मुझे आता ही नहीं है, मल्टीप्लाई का तो उन्होंने आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके जाएं, इंटीग्रेशन तो आप बाद में अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा x² + 1 और ये हो जाएगा आपके पास dx। इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, इनकी पावर्स ऐड होती है। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल सा आप इसको कर रहे 1/3 + 2 प्लस और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा x 1/3 dx। ओके, अब यहाँ पर आप सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x 7/2 प्लस x 1/3। क्लियर, ये बात समझ में आई। पहले मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लेके गई, क्योंकि मेरे पास या तो बेस फॉर्मूला है या फिर मेरे पास कोफिशिएंट है या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन को अलग अलग करके लिख सकती हूँ। तो ये क्या होगा, अब इंटीग्रेशन आपका अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे 7/2 dx के साथ इंटीग्रेशन x 1/3 dx। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बेस पावर का सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, और वो क्या फॉर्मूला आपके पास है, इसका फॉर्मूला आपके पास है कि मेरी पावर में एक ऐड करो और वही पावर आप डिनोमिनेटर में लिखें। मेरी पावर में एक ऐड करें और वही पावर आप इसमें डिनोमिनेटर में लिखें।
प्लस सी, और आप इसको फिर देख लें 7/2 आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। 7/2 आपका किसके बराबर है? 7/2 9/2 के बराबर है। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी आपके पास 9/2, ओके। और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4/3, ये भी आपके पास हो जाएगा 4/3 प्लस सी। अच्छा, एक और चीज अब क्या करनी है, ये वैसे आप लोगों को आप आ चुका होगा। एक और चीज इसमें क्या करनी है, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, डबल फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन है, तो जब इसे नॉमिनेटर में लेके जाएंगे ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। 9/2 2/9 आपका हो जाएगा x 9/2 प्लस ये 4/3 है, तो ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा? 3/4 में। और ये हो जाएगा x 4/3, ये तो आपकी पावर तो कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस है उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। अगर डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिनोमिनेटर में तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए पहले क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर जब मुझे लगा कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा बन चुका है, फिर मैं इस पे क्या करा, इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई किया, बारी बारी जो भी किया। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि ये पहले आप क्या करेंगे, x² डिवाइडेड बाय, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 2x² माइनस 1/2x²। फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है x² कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास 1/2, और माइनस ये 1/2। देखिए x² जो है इसको नॉमिनेटर में ले चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल फ्रैक्शन, मुझे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल हो, मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना था। डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल है, नॉमिनेटर में होगा तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, तभी मैं x² को नॉमिनेटर की तरफ लेके जाती हूँ, ओके। यहाँ पर आपकी 8A कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए, अभी आपसे एक बात बोली थी कि हम सी वर्ड यूज कर रहे हैं। सी आपका कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सी एक्चुअल आपका है क्या, और उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अब इसकी लॉजिक देखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉजिक इसमें यूज हो रही है, एक्चुअली ये सी है क्या। हम हमेशा एक कांस्टेंट है, ये तो बात समझ में आ गई, जब हम इंटीग्रेशन में वर्किंग कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी खासियत क्या है। देखिए, एक आपके पास डेरिवेटिव है, बल्कि नहीं, इसको पहले यहाँ से देखते हैं। आपके पास एक सिंपल फंक्शन है, हम ये बात कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या है, इसको मैं कह रही हूँ ये x³ है, ओके। जब मैं इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करती हूँ, तो ये आपके पास dy/dx आपका किस में चेंज हो जाता है, आपका dy/dx इस पे क्या आ जाती है, 3x² आ जाता है मेरी, वो सही है। जब मैं y पे मैं dy/dx, देखिए इससे यहाँ पर है, लेकिन जब मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो इंटीग्रेशन का आपको पता है कि डायरेक्ट जब ये दोबारा से y पर जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से ये x³ हो जाएगा, ओके। ये बात क्लियर हो गई। क्या किया, यहाँ पर आपके पास हमने क्या करा, इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और इस पर हम अगेन किस पर जा रहे हैं, हम इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। यानी हमें जब बोल रहे हैं ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो ये शो भी हो रहा है x³, अगर मैं इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेती हूँ तो ये चेंज हो रहा है 3x² में, ओके। तो ये आपके पास क्या हुआ, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन है। सी के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि हम फिर सी फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन ले रही हूँ तो 3x³ हो रहा है, 3x² हो रहा है, और जब मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेती हूँ, इंटीग्रेशन प्रोसेस से लेके जाऊंगी, ये रिवर्स फंक्शन है, तो एग्जैक्टली मुझे वही चीज देगा, ओके। आपको इसके थ्रू, आपको इंटीग्रेशन के थ्रू मिल जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, और इसका अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपके पास इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस अब मैं आपको एक फंक्शन, डिफरेंट एक फंक्शन दे देते हैं, इस फंक्शन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + 2, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट
करती हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएशन इसका चेक करती हूँ, तो ये मेरे पास 3x² हो जाएगा और ये जो 2 कांस्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस पे इंटीग्रेशन पे जाती हूँ, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दोबारा से x³ मिलेगा, लेकिन एक चीज मिसिंग हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास एक कांस्टेंट मिसिंग हो रहा है और वो कांस्टेंट क्या है वो मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या कर देता है, कांस्टेंट को 0 कर देता है। ये कांस्टेंट अगर यहाँ पर कोई होगा तो उसको तो वो 0 बना देता है। डिफरेंशिएशन का तो काम ये है, सही है, डिफरेंशिएशन का तो काम यही होता है। वो अगर मैं डिफरेंशिएशन 2 पे अप्लाई करूंगी तो वो तो इसको 0 कर देगा। इंटीग्रेशन मेरे पास इक्वेशन ही डिफरेंशिएशन की 3x² आएगी, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट मिसिंग हो गया, क्योंकि उसने उसको इंटीग्रेशन में उसको डिफरेंशिएशन ने जब उसको चेंज करा तो उसने तो कांस्टेंट देखते ही उसको 0 कर दिया। तभी यहाँ पर जब मेरे पास कांस्टेंट मिसिंग होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, जब मैं इसका लेती हूँ तो मैं लगा देती हूँ x³ + c। अब c की कुछ भी वैल्यू हो सकता है वो 2 हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 3 हो, ये डिपेंड करता है। और वो हम c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। c होता क्या है, एक कांस्टेंट होता है। एक इक्वेशन पे जब डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट को 0 कर देता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशिएशन। लेकिन उसको जब मैं दोबारा से इंटीग्रेशन कर रही हूँ, इस पॉइंट पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से इसे इंटीग्रेशन प्रोसेस से आपको इसको हम इसको इस प्रोसेस से लेकर जा रहे हैं, इसे इंटीग्रेशन प्रोसेस से लेकर जा रहे हैं। इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब इसकी क्या है, इसको अगर हम अब इसमें देखें, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे इसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8b आपका है। बेसिकली आपके पास क्या है, सी के बारे में बात हो रही है। जैसे आपके पास एक कर्व है, a curve is such that आपके पास dy/dx is equal to this, और इसमें लिखा हुआ है 1,6 is a point on the curve, 1,6 is a point of the। अच्छा, अब वो आपको कोई ना कोई क्लू देंगे। अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो वो आपको कोई ना कोई क्लू देंगे। सबसे पहली बात क्या हुई, इसमें आपके पास एक कर्व गिवन है और इसमें एंड 1,6 इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। क्या कर्व, एक क्लू दे दिया, इस कर्व में एक पॉइंट है और वो पॉइंट आपके पास क्या है, 1,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन पे जाती हूँ, dy/dx को मुझे खत्म करना है, तो ये तो सबसे पहले dy/dx खत्म करने से पहले मुझे तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसे y में चेंज करूंगी। तो ये हो जाएगा 6x5 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 18x³। फिर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 6x5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 18x-3। ये तो मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन के बाद जब मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन जब मैं इस पे अप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 6, मेरी पावर में 1 जमा करो, वही पावर नीचे लिखो, माइनस 18, मेरी पावर में 1 जमा करो और वही पावर नीचे लिखो। मैं डायरेक्टली लिख दिया, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी y की प्लस c के साथ, y इज इक्वल टू x³ 2x³ और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 9x² प्लस c। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई, कहाँ से, सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज तमाम अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन गई y समथिंग, इसमें c आ रहा है। और इन्होंने आपको ये क्या कहा था, वो जो कर्व है उस कर्व में एक पॉइंट है 1,6। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई है, यानी यहाँ पर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। जो भी आपकी इक्वेशन होगी, जो भी आपके पास इक्वेशन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कीजिए और इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब इसमें स्टेप्स देख लीजिए। नंबर वन उन्होंने पहले से अरेंज करके लिखा। नंबर 2, फिर उसमें इन्होंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, आपके इंटीग्रेशन के बाद ये इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके, अब x1 है, y6 है, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, आपको c की वैल्यू -5 मिल गई। ये -5 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस तरह एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व मिल जाएगी। c एक कांस्टेंट है, वो कौन सा कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या थी, -5 थी।
ओके, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर आपके पास एक डेरिवेटिव गिवन है, इस डेरिवेटिव में हो सकता है कि इसकी एक्चुअल इक्वेशन का कोई ना कोई कांस्टेंट हो, लेकिन वो मिसिंग हो गया। कैसे मिसिंग हो गया? क्योंकि डेरिवेटिव जब अप्लाई होते हैं तो वो उसको जीरो कर देता है कांस्टेंट को, और वो इंटीग्रेशन पे जाते-जाते मैं कैसे